नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना और इस सेशन में जो बातचीत हम करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर एडोलेसेंट्स के बारे में। अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं, आपके पास कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमें बेझिझक अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर भेजकर ciet.kishormunch@gmail.com। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं स्वयं प्रभा के चैनल नंबर 31 यानी कि 31 किशोर मंच पर, और आप हमें लाइव देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पर भी NCERT ऑफिशियल। उसके चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो आपके सभी सवालों का जवाब भी देंगी। तो आइए मिलते हैं हमारी एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस शिल्पी गोयल। स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। मैम है डाइटिशियन एंड वेलनेस एक्सपर्ट एंड शी इज ऑल्सो द कन्वीनर ऑफ इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन छत्तीसगढ़ चैप्टर। तो मैम न्यूट्रिशन के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि न्यूट्रिशन जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हेल्दी रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बच्चे हो, टीनेजर्स हो, अडल्ट्स हो या फिर ओल्ड सीनियर सिटीजन्स हो, कोई भी हो, हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन विद विटामिन्स और प्रोटीन्स, इन सब की क्वांटिटी क्वालिटी को बैलेंस करके हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि कोविड-19 इज अ वेरी डेंजरस disease. So we have to stay away from it and keep ourselves healthy, like I said. Let's begin with our discussion. मैम, फॉर द बिगिनिंग आई वांटेड टू आस्क यू कि जो न्यूट्रिशन है, एक तो आप न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और न्यूट्रिशन की एक छोटी सी डेफिनेशन देकर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा समझा देंगी तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, थैंक यू तन्वी। जो न्यूट्रिशन होता है वो तो ऐसे तो पूरी लाइफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर स्पेशली जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनके लिए न्यूट्रिशन, सही न्यूट्रिशन होना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही वो टाइम है जो फाउंडेशन एज होती है एडोलेसेंट्स की। तो इस समय पे अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपने मेरे से पूछा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन वे ऑफ लाइफ है। जो आप खाते हैं उसका जो आपके फूड का आपकी बॉडी पे जो इफेक्ट होता है, यानी कि फूड इन फंक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एब्सोल्युटली ओके मैम, क्योंकि न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बच्चों के बारे में बात करें या एडोलेसेंट्स के बारे में बात करें या एडल्ट्स के बारे में बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन का इनटेक होता है क्या वो अलग अलग होता है या सबका सेम होता है? न्यूट्रिशन का इंटेक हर बच्चे के लिए एक स्टैंडर्ड तो होता ही है, जिसमें हम स्टैंडर्ड हाइट और वेट के हिसाब से उनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को निकालते हैं। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग न्यूट्रिशन इंटेक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, वेट एंड एज। तो ये जो बच्चे होते हैं इस समय में हम बेसिकली देखते हैं कि ये करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, हाउस से दूर चले जाते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए वो हो जाते हैं। तो इस समय इनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, ओके। तो मैम क्या आप कुछ चीजें बताएंगी हमें जिनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू काफी ज्यादा होती है? दाल हो गई या कोई पर्टिकुलर पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स या ब्रिंजल या एटसेट्रा एटसेट्रा, आई डोंट नो, आप हमें कुछ डिटेल्स देंगी? बिल्कुल। तो जितने भी एडोलेसेंट्स होते हैं उनकी टेस्ट बड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उन्हें बहुत ही चटपटा और बहुत ही स्पाइसी और मीठी चीजें और ये सारी चीजें तो पसंद होती ही हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये है कि बजाय वो बाहर के फूड को सीख करें, अगर वो घर में ही कुक करके फ्रेशली होममेड फूड लें, और इसमें भी अगर हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें तो उसमें पल्सेस, फ्रूट्स और सभी तरह के वेजिटेबल्स, सीड्स और ये सारी चीजें अगर राइट अमाउंट में, राइट क्वांटिटी में हो तो ये उनके लिए बेस्ट होता है। तो आई वुड जस्ट से कि होममेड फूड इज द राइट चॉइस फॉर ऑल एडोलेसेंट्स एंड नॉट द पैकेज्ड फूड आइटम और द आउटसाइड फूड आइटम्स। ओके, बट मैम जैसे कि आपने खुद कहा कि एजुकेशन के लिए बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और अकेले पीजीज में भी रहते हैं, तो उनके पास तो होम फूड का ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है क्योंकि जनरली बहुत बिजी रूटीन है।
तो उनके लिए तो पैकेज्ड फूड और नो मैगी और इस सब का ही ऑप्शन रह जाता है, पैक्ड नूडल्स, तो ये तो हेल्दी होते नहीं है। तो उन लोगों को ऐसे क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स कुकिंग सीखना इज वन ऑफ द ऑप्शंस, बट व्हाट एल्स? या तन्वी, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन रखा। तो अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हम अपने डाइट को घर से दूर रह के भी मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो बहुत फास्ट कुक हो जाते हैं, जैसे हम इंडक्शन में भी कुक कर सकते हैं, जैसे ओट्स हैं, या चने ऐसी चीज है जिसको हम अपने घर पे अपने कमरे में भी भिगो के ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हेल्दी वेजिटेबल्स हैं जिसको सैलेड के रूप में आप कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो बच्चे अगर कॉन्शियस चॉइस से लेकर आ जाएं और उसका सेवन कर लें, तो नट्स हैं जिसे वो अपने स्नैक टाइम के लिए वो घर से कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चने हैं, मुरमुरा है, रोस्टेड स्नैक्स हैं जिसको वो रख सकते हैं और अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। जरा सी सावधानी और थोड़ी सी मील प्लानिंग की जरूरत है बस। ओके, तो मैम न्यूट्रिशन के अलावा और क्या क्या जो एडोलेसेंट्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लाइक एनर्जी, आयरन, प्रोटीन, इन सब का इनटेक कितना इम्पोर्टेंट है एडोलेसेंट्स के लिए? जी, तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन तो एक पहलू है, इसके अलावा उनका जो स्लीप है, उनका जो मेंटल स्टेबिलिटी है और उनकी जो एक्सरसाइज पैटर्न है या फिजिकल वर्कआउट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई भी एरिया इन चारों में से निग्लेक्ट होता है तो फिर उसका इफेक्ट एडोलेसेंट्स को तुरंत या फिर लेटर ड्यूरिंग द लाइफ मिल जाता है। हम देखते हैं नॉर्मली कि इस समय बच्चे बहुत लंबे टाइम तक स्टडीज करते हैं, 7 से 8 घंटे भी स्टडीज करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल पूरी तरह से निग्लेक्टेड हो जाती है, तो ये भी ठीक नहीं है। कई बार बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और इस वजह से भी स्ट्रेस रहता है और बहुत सारी दूसरी बातों का भी, वो मेंटली बहुत इमोशनल रहते हैं इस समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उनका मेंटली स्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए डीप ब्रीदिंग्स, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फोर्थ आयाम है कि वो स्लीप प्रॉपरली। हमने देखा है कि बहुत सारे जो एडोलेसेंट्स बच्चे होते हैं वो नींद को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, पूरी रात जग के पढ़ाई करते हैं, अगले दिन भी अपने बॉडी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसी स्टेज पे। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है दैट इज वेरी मच नीडेड फॉर द रिपेयर फंक्शन ऑफ द बॉडी। सो इफ ऑल द 4 थिंग्स आर केप्ट इन माइंड, न्यूट्रिशन, डाइट, आपका स्लीप, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी और आपका जो मेंटल स्टेबिलिटी है, तो फिर जरूर हम अपने कंप्लीट वेलनेस को टारगेट कर सकते हैं। ओके मैम, अगर आप एक डाइट प्लान छोटा सा बताएं फॉर द एडोलेसेंट्स, तो उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करने को सजेस्ट करेंगी? जी, तो जब सबसे पहले बच्चा उठे, एडोलेसेंट जब सुबह उठते हैं तो उठने के बाद वो पानी जरूर पिए। हमने देखा है कि बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं किशोरावस्था की एज में, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसी वजह से देखने को मिलता है। तो पानी डेफिनेटली उठने के बाद 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर विथ लेमन लें। थोड़े से एक्सरसाइज के बाद वो अपनी जब ब्रेकफास्ट लें, तो ब्रेकफास्ट में मेक श्योर करें कि कुछ अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन वो अपने रूटीन में शामिल कर रहे हैं। अगर वो एग ले सकते हैं तो एग बहुत अच्छा है, नहीं तो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट या फिर एक बोल स्प्राउट का वो जरूर खाएं। ग्रीन वेजिटेबल्स को भी नाश्ते में किसी रूप में अगर वो इंक्लूड कर सके और साथ में जो भी नाश्ता बनता है वो लें। इसके बाद उनका लंच होता है। लंच हमारा वेल प्लान होलसम लंच होता है, जिसमें चपाती, राइस, दाल, सब्जी, ये सभी चीजें होती हैं। इवनिंग के स्नैक के तौर पे कुछ सीड्स या फिर पंपकिन सीड या रोस्टेड चना, मुरमुरा, पीनट, ये सब लिया जा सकता है। और रात के डिनर पे नॉर्मल रोटी, दाल, सब्जी और 1 कप दूध अगर वो ले सके या फिर एग, तो फिर ये बहुत अच्छा एक बैलेंस डाइट हम उनके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ओके मैम, हमारी एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, रजनी गुप्ता ने, कि एडोलेसेंट्स के लिए अगर आप एक डाइट प्लान बताइए। तो उम्मीद है रजनी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो हम उसके जरिए भी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ समझा सकते हैं। श्योर श्योर, जरूर। तो न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है वो रैपिड ग्रोथ का पीरियड होता है। लाइफ में 2 बार रैपिड ग्रोथ देखी जाती है। एक तो जब बच्चे का बर्थ होता है, वहां से लेकर के 2 साल तक की उम्र, और इसके बाद प्यूबर्टी से एडोलेसेंस की जो एज होती है उसमें रैपिड ग्रोथ देखा जाता है। ये वो टाइम होता है जब बॉडी में बहुत सारे इमोशनल, फिजिकल
और मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं। बच्चे कई बार अपने घर से बाहर मूव कर चुके रहते हैं और बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करने की वजह से जो उनका लाइफ स्टाइल है वो काफी सिडेंटरी हो जाता है। और इस समय इमेज कॉन्शियसनेस एक ऐसी रहता है प्रॉब्लम जिसमें इमेज कॉन्शियसनेस बच्चों में देखी जाती है। तो अगर हम बात करें कि फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो फूड होती है वो इंफॉर्मेशन होती है बॉडी के लिए। जो फूड आप खाते हैं वो आपको पूरी तरह से अफेक्ट करता है, आपकी पूरी बॉडी को फॉर्म करने में मदद करता है। इसी तरह न्यूट्रिशन जो होता है वो फूड का एक्शन होता है बॉडी में। जो फूड आप लेते हैं उसका एक्शन को ही हम कह सकते हैं कि वो आपका न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो फूड में मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पर ग्राम कुछ कैलोरी आपकी बॉडी को देता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी देता है। प्रोटीन का 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरी देता है। वहीं फैट का पर ग्राम आपकी बॉडी में 9 किलो कैलोरी देता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी कि मिनरल्स और विटामिन, ये सब आपकी बॉडी में प्रोटेक्शन और आपकी बॉडी को मेंटेनेंस का काम करते हैं। ओके मैम, बिफोर यू एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आप कैलोरीज के बारे में बता रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम आजकल लॉकडाउन है तो हमारा वेट सिर्फ बढ़ रहा है, तो वेट लूज करने के लिए कुछ खाने की अगर आप चीजें सजेस्ट करें तो प्लीज। जी, तो वेट लूज करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये है कि आप अपनी डाइट में से जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि मैदा, ब्रेड्स एंड सूजी, ये सभी चीजों को थोड़ा लिमिट करें। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड करें जैसे ओट्स, दलिया, गेहूं और ब्रैन और दूसरे टाइप के मिलेट्स जैसे कि जौ, रागी, ये सब ऐड करें। अपनी डाइट में प्रोटीन को वॉच करें कि कहीं प्रोटीन बहुत कम तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में भूख बार बार आपको नहीं लगती है। आपका बॉडी में जो सटाइटी होती है वो काफी हद तक स्टेबल रहती है। तो आप अपनी डाइट में जरूर कोशिश करें कि हर मील पे कुछ सॉलिड प्रोटीन आप ऐड करें, जैसे कि पल्सेस और लेग्यूम्स ऐड किया जा सकता है, मिल्क एंड बटर मिल्क ऐड किया जा सकता है, या फिर एग ऐड किया जा सकता है। वेजीज अगर आप काफी मात्रा में खाएं तो वेजीज में कैलोरी काफी कम होती है। अगर हम वेजीज की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो ये आपको काफी हिस्सा इसका पानी का होता है, तो काफी कम कैलोरीज आपको मिलती है इससे। और फ्रूट्स, इन सभी को इंक्लूड करके एक बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं और थोड़ी एक्टिविटी आप रखते हैं, फिजिकल मूवमेंट रखते हैं अपनी बॉडी में, तो डेफिनेटली आप अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी की बात की है तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कोई स्पोर्ट खेलना इंक्लूड हो सकता है, देन स्किपिंग हो सकती है, और कुछ? बिल्कुल, अगर आप थोड़ा नॉर्मली तो अगर वॉकिंग और जॉगिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोरोना टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर प्रेफर नहीं कर रहे हैं निकलना, तो फिर आप अपने रूम पे ही फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत तरह के प्लैंक, पुशअप, सिटअप और बहुत सारे सूर्य नमस्कार और बहुत तरह की एक्सरसाइजेस योगा के भी आप इंक्लूड करके, और घर में अगर स्टेशनरी साइकिल हो तो साइकिलिंग करके, स्किपिंग करके भी आप अपनी एक्सरसाइज का टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि आप आधा घंटा से पौन घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को जरूर दें। और एक बहुत अच्छा तरीका है, जिनके घर में स्टेयर केसेस हों तो वो स्टेयर क्लाइंबिंग करके भी अपना फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट अगर वो स्टेयर क्लाइंबिंग भी करें तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, ऑलराइट मैम, इसका ध्यान मैं भी रखूंगी। और बबीता और अनंता ने वेट लूज के लिए डाइट प्लान पूछा था, सो आई होप बबीता, अनंता, आपको जवाब मिल गया होगा, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू फॉलो दिस वन। मैम, एक बात बताइए कि जो एडोलेसेंस में गर्ल्स और बॉयज होते हैं, बिकॉज देयर इज नो जेंडर डिफरेंस एज सच, बट क्या इनके डाइट प्लान में कुछ फर्क होता है और ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, बिल्कुल, जो डाइट प्लान होता है वो हर इंसान के हाइट, वेट और एज के हिसाब से बनता है। इसमें जेंडर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है।
तो बाय एंड लार्ज जो मेल बॉडी होती है उसमें मसल्स ज्यादा होने की वजह से उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। बॉयज की कैलोरी रिक्वायरमेंट गर्ल्स की कैलोरी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गर्ल्स में प्रीडोमिनेटली फैट ज्यादा होने के कारण उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो बॉयज से थोड़ी सी कम होती है। ओके ओके मैम, अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करें, गर्ल्स व्हेन दे ग्रो थ्रू मेंस्ट्रुएशन, क्या उनके लिए कुछ स्पेसिफिकली चीजें खाने की सजेस्ट की जाती हैं, या फिर वो जो जो भी हम सुनते हैं कि गर्म खाना चाहिए या ठंडा खाना चाहिए, वो सब रूमर्स होते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। जब मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं हम, तो उस समय फीमेल को अपने पानी का इंटेक काफी बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि एज सच पानी बहुत सारा बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। तो पानी का इंटेक बहुत अच्छा अगर रखा जाए और थोड़े से फ्रूट्स और हल्का भोजन किया जाए, डाइजेस्टिबल भोजन किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा फीमेल की बॉडी में गैस और ब्लोटिंग और ये वाली चीजें भी देखने को मिलती है। कई लोगों को इतना पेन हो रहा होता है कि उन्हें फूड एवर्जन भी हो जाती है। तो इस समय अगर लाइट और डाइजेस्टिबल फूड रखा जाए और थोड़ा फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखा जाए, जैसे पपाया या बेल बहुत अच्छा है, तो इन चीजों के साथ पानी का इंटेक अच्छा रखते हुए इस तरह के चेंजेस आप डाइट में जरूर कर सकते हैं। ओके ये सवाल पूछा था रजनी गुप्ता ने। तो रजनी, मैम गेव द आंसर, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है अभिजीत का। अभिजीत पूछ रहे हैं कि एडोलेसेंट्स को क्या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, जैसे मिल्क, पनीर, दही? तो क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ऐसा काफी बार होता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से बच्चों को एक्ने और पिंपल्स ये सब होते हैं। सो इज इट ट्रू? यस, मिल्क प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट के कारण कभी कभी ये इट लीड्स टू एक्ने, क्योंकि इसमें हाई फैट भी होता है डेयरी में, और कई बार डेयरी को पूरी तरह से जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो ये वाले सारे जो एक्सक्लूजन है ये सारे सेटल हो जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर किसी को एक्ने और इनकी शिकायत हो पिंपल्स की, तो वो मिल्क प्रोडक्ट को एक्सक्लूड करके देख सकते हैं। अगर उनके एक्ने में रिलीफ आता है तो डेफिनेटली उनको मिल्क प्रोडक्ट थोड़े दिन के लिए हटा देना चाहिए डाइट से। अदरवाइज जिनको सूट कर रहा है मिल्क, तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन प्रोटीन का होता है वेजिटेरियन डाइट में, तो इट्स द ओनली फर्स्ट क्लास एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन, तो डेफिनेटली हम नहीं हटाते हैं। और जिन्होंने मिल्क हटा दिया है वो सोया बेस्ड प्रोडक्ट जरूर फिर ऐड कर ले, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, इस तरह का कोई रिच प्रोटीन रिच सोर्स को जरूर वो अपनी डाइट में शामिल करें। Okay, okay. Ma'am Abhijit Nath, thank you so much for your question. And मैम ने अच्छी खासा explanation दिया है आपके सवाल का, तो I hope you're satisfied. मैम, so आपने सोय मिल्क की बात की, सोय मिल्क एंड आमंड मिल्क। तो मैम आजकल वेजिटेरियन लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, एंड देन देयर आर वीगन पीपल। सो वीगन डाइट एक एकदम सेपरेट डाइट है, उसमें मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल इंक्लूड नहीं होते। तो क्या वो जो डाइट होती है वो हेल्दी होती है, अनहेल्दी होती है, और उससे वेट लूज गेन का भी कोई रिलेशन है? बिल्कुल, तो इसमें काफी कुछ डिबेटेबल ये टॉपिक है। तो वीगन डाइट जो लोग फॉलो करते हैं उसके पीछे कारण ये होता है कि जो मिल्क और डेयरी है उससे हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस वो कर सकता है हमारी बॉडी में, एंड दैट इज वाई हम उसको अवॉइड कर देते हैं। और जो वीगन होते हैं उन लोग में फिर हम प्रोटीन सोया बेस्ड प्रोडक्ट से, नट्स से, सीड से और वेजिटेबल्स के थ्रू हम बैलेंस करते हैं। तो इसे इनकम्प्लीट या बुरा कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन ये एक एक पर्सन का अपना प्रेफरेंस है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन में हैप्पी हैं, कुछ लोग डेयरी प्रोडक्ट के साथ अपनी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड अप्रोच में जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो हार्मोनल इश्यूज रहते हैं अगर किसी की बॉडी में, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि डेयरी को हटा देने से ये तकलीफें काफी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए भी वेगनिज्म अब काफी ज्यादा ट्रेंड में है और लोग इसको फॉलो करते हैं। तो ये कोई भी डाइट गलत या अच्छी नहीं है, ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस है कि जिसमें जिसको जो फॉलो करना है वो उस अप्रोच को फॉलो करके अपनी डाइट को मेंटेन कर सकता है। ओके मैम, एक न्यूट्रिशन का कोर्स भी होता है, तो क्या वो बच्चों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जो न्यूट्रिशन की नॉलेज होती है वो इंसान के लिए लाइफ लॉन्ग काम आती है। ये जो न्यूट्रिशन का नॉलेज है ये कभी वेस्ट नहीं होता।
ये आपको काम आता है, आपके फैमिली मेंबर्स को काम आता है, आपकी पूरी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, आप पूरी सोसाइटी को स्वस्थ कर सकते हैं, बिकॉज फूड इज द बेसिक नीड ऑफ योर बॉडी। तो डेफिनेटली करना चाहिए। न्यूट्रिशन के बहुत सारे क्रैश कोर्सेज भी हैं, एंड जिसको इसकी प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है कि आप 12th के बाद अपना ग्रेजुएशन में मेजर्स में आप मेजर सब्जेक्ट में आप पूरे न्यूट्रिशन लेते हैं, और उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं न्यूट्रिशन में, तो आपको इसके सारे एस्पेक्ट की नॉलेज दी जाती है, यानी कि थेराप्यूटिक पार्ट भी काफी हद तक इसमें कवर किया जाता है। सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ आपको डाइट समझाई जाती है, और जो क्रैश कोर्सेज होते हैं वो एक जनरल इंडिविजुअल को कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए उस पर ज्यादा बेस्ड होते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिशन एजुकेशन। ओके मैम, अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे होते हैं तो उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि ड्रिंक मिल्क ट्वाइस अ डे, तो इज ट्वाइस इज इनफ और वंस इज इनफ, और डू वी नीड टू टेक इट थ्राइस? ये भी एक सवाल है हमारे एक व्यूअर का। जब हम बैलेंस करते हैं मील को, तो मिनिमम 2 एक्सचेंज तो मिल्क का लगता ही है। 2 एक्सचेंज का मतलब हुआ 500 ml मिल्क, यानी कि 2 ग्लास दिन में, यानी कि एक सुबह और एक इवनिंग में। तो जो मम्मियां बोलती हैं करेक्ट बोलती हैं, और इतना मिल्क अगर लें तो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होने में मदद मिलती है। बाई चांस अगर किसी एडोलेसेंट को इतना मिल्क नहीं पीना, तो फिर उसके दूसरे भी तरीके हैं, जैसा मैंने बताया कि वो सोया बेस्ड प्रोडक्ट लेकर फिर अपने मिल्क की इनटेक को बैलेंस, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बैलेंस कर सकता है। बट एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको हम 2 एक्सचेंज दे मिल्क का, सुबह और शाम एक एक ग्लास, तो इतना इनफ होता है। जी मैम, ये सवाल पूछा था रजनी ने, तो रजनी मेरी तरफ से भी एक एडवाइस है कि अगर मिल्क आपको पसंद नहीं आता या आपके घर में कोई ऐसे हैं जो मिल्क पीने में ज्यादा आनाकानी कर रहे हैं, तो आप उन्हें शायद चॉकलेट पाउडर या फिर बादाम का पाउडर मिक्स करके भी दे सकते हैं, उससे टेस्ट चेंज हो जाता है तो बच्चे पी लेते हैं, राइट? ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एक व्यूअर का, और वो पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया था कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या क्या लेना चाहिए, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। साक्षी हैं, पूछ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तले हुए चीजें, बहुत ज्यादा सॉल्टी चीजें, बहुत ज्यादा स्वीट चीजें, वो केवल इसलिए अवॉइड की जाए क्योंकि इस समय हमारा डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है, थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, क्योंकि बॉडी का जो काम हो रहा है वो डिफरेंट फोकस पे है। तो जो चीजें डाइजेशन के लिए इजी हैं उन चीजों को लेना बेहतर होता है, पर ऐसा कोई सेट रूल नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर चीजें अवॉइड करनी है। बस अगर आप अपने डाइजेशन सिस्टम को, अपनी बॉडी को रेस्ट दें उस समय, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो गर्म चीजें जैसे सूप हो गया, पतला दलिया हो गई, खिचड़ी हो गई, जो इजीली डाइजेस्टेबल चीजें हैं, अगर आप उस समय वो लेते हैं तो आपको काफी हद तक आपके पेन में भी रिलीफ मिलता है। और पानी का इंटेक बहुत जरूरी है। ओके, ऑलराइट मैम, हमारे एक और व्यूअर हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर हम हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में बात करें, ईटेबल्स फूड इज वन थिंग एंड ड्रिंक्स इज अनदर, तो ड्रिंक्स में क्या हेल्दी होता है? फ्रूट जूसेस हो गए, और क्या हो सकता है? तन्वी, फ्रूट जूसेस तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं, क्योंकि हमें होल फ्रूट खाना हमें होल फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट जूसेस तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो फ्रूट जूसेस जिसको अपन हेल्दी समझते हैं, जब वो डेंजरस होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी के जितने भी दूसरे ड्रिंक्स आते हैं मार्केट में, ये बोलकर, चाहे तो रेड बुल बोलकर या डाइट सोडा बोलकर, या फिर जितने भी अदर हेल्थ ड्रिंक्स है जो हेल्थ क्लेम करते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक में बहुत सारे आते हैं, ये सब लोडेड होते हैं शुगर से। तो हमें इन सबको बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टीज आते हैं अलग अलग वैरायटी के, ये सब अवॉइड करना चाहिए। हम अगर ड्रिंक की बात करें तो होममेड लेमन शिकंजी, अगर आपके लिए वेट इशू नहीं है तो आप उसमें जैगरी ऐड करके होममेड लेमन शिकंजी ले सकते हैं। होममेड बटर मिल्क हम ले सकते हैं। होममेड तो नहीं, कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं। ड्रिंक के रूप में हम वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं। और इस तरह से हम इन चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी बाजार में फ्रूट जूसेस घर में निकालें तो, या फिर फ्रेश फ्रूट जूसेस जो सामने निकालते हैं वो बिल्कुल भी बुरे होते हैं। सभी सभी अनहेल्दी हैं, क्योंकि फ्रूट में फ्रुक्टोज नाम का शुगर पाया जाता है,
जब हम जूस निकालते हैं तो ये जो ड्रिंक बनता है ये फुल्ली लोडेड विथ कैलोरीज रहता है। हमने इसकी जो फाइबर है, जो इसकी सबसे बेस्ट चीज थी, उसको रिमूव कर दी। तो फ्रूट को एज अ होल हम खाएं तो अच्छी बात है। फ्रूट जूसेस कुछ लोगों के लिए ठीक हैं, जो लोग बहुत पतले हैं, जो वेट गेन करना चाहते हैं, और दूसरा जो क्रिटिकली बीमार है या फीवर है, जिनका डाइजेशन इम्पेयर्ड है या फाइबर को पचा नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए फ्रूट जूसेस चल जाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और जो लोग वेट से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी जूसेस ना लेकर होल फ्रूट पे टारगेट करना चाहिए। ओके मैम, ये सवाल हमारे एटलीस्ट 4-5 व्यूअर्स ने पूछा है, यही फ्रूट जूस से रिलेटेड, और उनमें से एक ये भी कह रहे हैं कि लाइक यू सेड एग्जैक्टली, फ्रूट एटलीस्ट वंस अ डे खाना चाहिए और बाकी जूसेस अवॉइड करने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर सेटलिंग ऑल देयर क्वेरीज। मैम, आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे थे, तो क्या आप उसे कंटिन्यू करेंगे? श्योर श्योर। और तन्वी, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग दूध पीते हैं और दूध में अननेसेसरी बॉर्नविटा या बूस्ट या चोकोस या कॉर्नफ्लेक्स ऐड करते हैं, तो एडोलेसेंट्स को लगता है कि ये काफी हेल्दी चीजें ऐड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ शुगर है। तो इसे अगर अवॉइड कर दिया जाए और फ्रूट का मिल्कशेक बना लिया जाए, अगर किसी को सादा दूध नहीं भाता, उसमें फ्रूट ऐड करके या नट्स के पाउडर को ऐड करके या इलायची के पाउडर को ऐड कर दिया जाए, इस तरह से अगर नेचुरल चीजों से ही हम फ्रूट के सहारे या इस तरह से हम अगर मिल्क का टेस्ट चेंज करें, तो वो फार बेटर होता है। बॉर्नविटा, बूस्ट या इस तरह के कोई भी स्वीटनिंग एजेंट जो बाजार में अवेलेबल हैं, उनको कम से कम हमें यूज करना चाहिए, नहीं तो ये भी वेट गेन करने में मदद करते हैं। ओके ओके, दैट्स अ गुड टिप मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो तो तन्वी, मैं जो अभी बताने वाली हूँ वो है फूड ग्रुप्स। यानी कि हम जितनी भी चीजें खाते हैं उन्हें हमने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जो कि इन 5 ग्रुप में से ही हमें सेलेक्ट करना चाहिए जब हम बैलेंस डाइट फॉर्म करते हैं। तो एक फूड ग्रुप है ग्रेन्स का, जिसमें सभी तरह के अनाज आते हैं। दूसरा फूड ग्रुप है पल्सेस और लेग्यूम का, जिसमें सभी तरह की दाल आती हैं। इसी में सोया, छोला, चना, राजमा, मटर, ये सभी इसी में आते हैं, सभी तरह की दालें। फिर तीसरा फूड ग्रुप है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। चौथा फूड ग्रुप है नट्स एंड सीड्स का, इसी में फैट आता है, जो भी ऑयल फैट हम यूज करते हैं नट्स एंड सीड्स में। और पांचवा फूड ग्रुप है मिल्क एंड पोल्ट्री का। मिल्क और मिल्क से बनी सारी चीजें इस फूड ग्रुप में आती हैं, और साथ ही एग और मीट भी इसी फूड ग्रुप में आते हैं। तो ये 5 फूड ग्रुप में हमने फूड को डिवाइड कर दिया, और इसे हम हाई 5 भी कहते हैं। यानी कि आप जब भी डाइट प्लान करते हैं तो ये पांचों फूड ग्रुप उसमें रहने चाहिए, आपके मील में रहने चाहिए। तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपने बैलेंस्ड मील प्लान किया है कि नहीं? जब आपके पास एटलीस्ट एक आइटम हो हर फूड ग्रुप से, तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आपने बैलेंस्ड मील फॉर्म किया है। दूसरा रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जब आप अपने डाइट में वेराइटी ऑफ कलर्स ऐड करते हैं, यानी कि ईट रेनबो, इसको कहा जाता है ईट रेनबो, यानी वेराइटी ऑफ कलर्स जब आप ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप बैलेंस डाइट प्लान कर रहे होते हैं। और हाई 5 मैंने आपको बताया, ये पांचों के पांचों फूड ग्रुप में से एक आइटम जरूर आपके डाइट में होना चाहिए। तो इस तरह से जब आप प्लान करते हैं तो इससे कहा जाता है बैलेंस्ड मील। तो जो लोग साइंटिफिक टर्म से वाकिफ नहीं है, वो इन टिप्स को फॉलो करके वो बैलेंस्ड मील को प्लान कर सकते हैं। और फिर एक ये क्विक टिप है आप लोगों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने अपनी प्लेट को इमेजिन कर लीजिए, आप सभी उसको आप सेंटर से डिवाइड करते हैं, तो आधा हिस्सा आपको अपने वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का लेना है। यानी कि आधा हिस्सा में आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, आपके हर मील में ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट आधे हिस्से में अनाज और प्रोटीन्स, यानी कि आपकी दालें और आपका अनाज, और साथ में एक हिस्सा आपकी डेयरी का, यानी कि उसमें आप 1 कप दूध, दही, छाछ या पोल्ट्री ऐसा आप रख सकते हैं। तो ये सबसे लेटेस्ट अपडेटेड अप्रोच है जिससे आप अपना हेल्दी ईटिंग या अपने मील प्लान को कर सकते हैं फॉलो। ये मील प्लान करने का एक मैम, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो जाने से पहले, क्योंकि अभी बहुत कुछ पूछना आपसे रह गया है, हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक हमारे व्यूअर हैं साक्षी पूछ रहे हैं कि सम अडोलेसेंट्स वो लोग टी या कॉफी से एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए?
अर्लियर द बेटर। यानी कि जितना जल्दी उसे छोड़ दिया जाए उतना अच्छा है। टी और कॉफी का एडिक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरू में तो आप उसे लेते हैं ताकि आपका पढ़ाई से ध्यान लगा रहे, आपको नींद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप उस कैफीन के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करें। आपके लिए ग्रीन टी, जो नॉन कैफिनेटेड वाली ग्रीन टी होती है, या फिर कोई भी इस तरह के डिटॉक्स वाटर जिसमें मेथी डला हो, या चिया का पानी हो, या लेमन वाटर हो, इसको आप अगर भर के रख लेते हैं, और जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ पीना है, चाय या कॉफी की याद आए, तो आप बदले में उस डिटॉक्स पानी को पिए, जो इसमें आपकी ग्रीन टी शामिल है नॉन कैफिनेटेड वाली, और आपका डिटॉक्स वाटर शामिल है, चिया पानी या मेथी सीड वाटर या क्यूकम्बर वाटर या लेमन वाटर। तो जब आप इसको पीते हैं तो धीरे धीरे आप कैफीन वाले एडिक्शन से आप बाहर आ जाते हैं। तो जितना जल्दी आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स को कम कर दें, छोड़ दें, उतना अच्छा है, क्योंकि आगे चल के ये एसिडिटी ज्यादा बढ़ा देती है बॉडी में, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट भी करती है, और बहुत सारी बीमारियां फिर आगे चल के इससे बढ़ जाती हैं। और बहुत बार हम शुगर का भी इंटेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं कैफिनेटेड ड्रिंक्स के माध्यम से, कॉफी और चाय के माध्यम से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर चली जाती है। श्योर मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ बनने के लिए। एक जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज, बहुत लंबा नहीं बट छोटा सा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप हेल्थ केयर इस एज में कर लेते हैं, आपकी अगर नींव पुख्ता रहती है, अगर आपकी नींव मजबूत रहती है, तो आगे लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ये वो टाइम है जब आप अपने हेल्थ को अच्छी तरह से केयर करें। आपकी पूरी ग्रोथ हो चुकी रहती है, फिजिकल ग्रोथ। अब केवल आपको अपने वेट और अपने न्यूट्रिशन को बहुत अच्छा रखना है, और ये बॉडी ही माध्यम है जो आपको आपके सारे एम्बिशन तक लेके जाती है। और इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी, देन यू डोंट रिक्वायर एनी मेडिसिन। So it's really necessary to take care of your food and nutrition and your body. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you for all the viewers. You literally made this program really interesting. और क्योंकि अगर आप सवाल भेजते हैं तो मैम भी बहुत अच्छे से उसका आंसर देती हैं, और बिकॉज वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू एंड यू हियर बिकॉज ऑफ अस। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। कीप ऑन वॉचिंग NCERT's ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर, और वो सभी आप सभी बच्चों के लिए, व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थोड़ी देर में हम फिर से वापस आएंगे एक नया सब्जेक्ट, एक नया टॉपिक लेकर। तो तब तक के लिए अपने घर के अंदर ही रहिए, हेल्दी खाना खाइए जैसा कि मैम ने कहा, और हेल्दी रहिए। थैंक यू, नमस्ते। Thank you.